अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। द प्लेन थ्रू द पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट हमें पी नॉट दे दिया विच इज इक्वल टू ए 1 माइनस टू 1, जिसमें से वो प्लेन गुजर रहा है, पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए जो इसके नॉर्मल में हो, जो इसके नॉर्मल हो यानी कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी कि वो जो प्लेन है वो एक ऐसे वेक्टर के परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू ए, जो कि क्या है कि ओरिजिन से ए तक का एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये ये जो है वो सही बन नहीं पा रहा, फ्रॉम ओरिजिन टू ए, इसका मतलब ए में से एक जो है हमें ये चाहिए, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन टू ए ये एक वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर वो प्लेन है, तो इसका मतलब ये उसके नॉर्मल हुआ। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, नॉर्मल वेक्टर में किसके बराबर था? ए बी और सी के इक्वल था। तो अगर हम क्या निकाल लें, ओ ए निकाल लें, तो वो क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ए के हम कंपोनेंट लिख लेते हैं, -2 और 1। ठीक है, माइनस करेंगे ओरिजिन के कंपोनेंट 0 और 0। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया, वही -2 और 1, यानी कि हमारे पास वो पॉइंट जिसमें से वो प्लेन गुजर रहा है और नॉर्मल वेक्टर वो सेम है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन जो होती है वो बराबर होती है ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट और प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब ए में डालेंगे 1, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है तो 1 डाल देंगे, और x माइनस 1 प्लस बी में क्या डालेंगे? -2, और वाई नॉट माइनस वाई नॉट है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट। तो जी नॉट हमारे पास 1 है तो ये डाल देंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये x माइनस 1 और -2y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, ये माइनस का 4 बन जाएगा, और प्लस से क्या करेंगे, ये सी की जगह हम 1 रखेंगे ना। ठीक है, ए की जगह 1, बी की जगह -2 और सी की जगह 1 डालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2y प्लस z, जो ये -1 -4 और -1 माइनस का 6 बन गया, वो इधर आकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये को वो क्या है? इक्वेशन ऑफ द रिकर्ड प्लेन है। ठीक है, तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ था जिससे वो प्लेन गुजर रहा था, और वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के बारे में उसने ये कंडीशन दी हुई थी कि वो वेक्टर जो है फ्रॉम ओ टू ए है, तो वो ही उस पर नॉर्मल है, इसका मतलब। तो इसको हमने यूज़ करके हमने इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइंस दी गई हैं, तो L1 के बारे में क्या कहता है कि L1 जो है उसमें x इज इक्वल टू क्या है कि 2t प्लस 1 है, और इसके बाद y जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 है, और हमारे पास z जो है वो है 4t प्लस 3 है। इसके बाद L2 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देता है कि x इज इक्वल टू s प्लस 2 है, और y y इज इक्वल टू 2s प्लस 4 है, और z इज इक्वल टू क्या है? -4s माइनस 1 है। ये दो हमारे पास आ गई लाइन्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब इनको यूज़ करके हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और क्या करना है कि एंड फाइंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय दी लाइन। ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि जहाँ पर क्या होगा कि इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट के इक्वल रखेंगे, और y का y के कंपोनेंट के इक्वल रखेंगे। वहाँ से हमने t और s फाइंड करना है, यानी कि असल में हमने क्या करना है कि वो x और y फाइंड करने हैं जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, असल में वो चीज़ फाइंड करनी है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट की को रखेंगे, यानी कि 2t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, s प्लस 2 के इक्वल है। इसके बाद y इज इक्वल टू 3t प्लस 1 था प्लस 2 है, तो विच इज इक्वल टू 2s प्लस 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट कि ये जो 2t है ये 2t रहा, और ये जो s से उधर जाकर माइनस हो गया, तो ये माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया। इसके बाद 3t, ये 3t रहा, और माइनस क्या करेंगे 2s, और ये जो 2 है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t और माइनस 2s इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, और इसके बाद ये माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 इसमें से, तो ये माइनस का 2 ये s होना था। ठीक है, 2s उधर जाकर माइनस होना है। ठीक है, तो ये 2s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 ही बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा t विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब t हमारे पास आ गया 0। इसी t को इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, जहाँ से भी वो s की कीमत आ गई, तो हम इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दो, तो t हमारे पास 0 है, तो 2 इंटू 0 माइनस एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ गया कि s जो हमारे पास है वो -1 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है कि x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास s की भी वैल्यू आ गई, t की भी वैल्यू आ गई। यहाँ पर पुट कर दें या यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दे तो y आ जाएगा। यहाँ पर भी पुट कर दे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो s और t आ गए हमारे पास। तो इसलिए हम जो है वो ये अगर हम यहाँ पर देख लें, चलो हम जो है इस तरह करते हैं कि पहली लाइन को ही ले लेते हैं। पहली लाइन कि x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू है 2t प्लस 1, क्योंकि x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनमें पुट करने पड़ेंगे 3t प्लस 2 और z इज इक्वल टू 4t प्लस 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि s और t की वैल्यू फाइंड जो है यहाँ पर पुट कर लेनी है, और हमारे पास x y z आ जाना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, t 0 है तो 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसके लिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। अब आप इसमें भी पुट कर लेना, इस लाइन में भी ये s पुट कर दें तो तब भी वही आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं s और t की वैल्यू फाइंड करके, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने लिखना है कि ये x y z, ठीक है, तो ये क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपने ये लिखना है द लाइंस इंटरसेक्ट when t इज इक्वल टू 0 होगा एंड s इज इक्वल टू -1 होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, ठीक है, वो क्या है, इज x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा अब देखना ये है कि ये वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ से ये दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर दो लाइंस
क्या कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो है उस प्लेन पर वाक़ होगा। ठीक है, तो 3D में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल पी नॉट, जो x नॉट, y नॉट और z नॉट है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, p नॉट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 और 3, यानी कि जहाँ पर दो लाइंस आपस को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मालूम है कि वो 1 2 और 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पॉइंट है जो उस प्लेन पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि दो हमारे पास लाइंस थी, उनका इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आया। अब दो लाइंस का अब हमने क्या करना है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो उस इंटरसेक्शन वाली जगह पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जिसका पॉइंट ये है। अब हमने क्या करेंगे यहाँ पर कि दो हमारे पास दो लाइंस गिवन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये लाइन, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये एक प्लेन में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ये दो लाइंस हैं तो डेफिनेटली इनके कोरिस्पोंडेंस, ये जो नॉर्मल इनके पैरेलल वेक्टर भी होंगे, क्योंकि एक जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक वो पॉइंट जो उस लाइन पे मौजूद हो और एक वो वेक्टर जो उसके पैरेलल में हो। तो इसका मतलब ये दो लाइंस एक प्लेन में पड़ी हैं, इसका पॉइंट हमने ये फाइंड किया है जो 1 2 और 3 है शायद। ठीक है, 1 2 और 3 है बिल्कुल। अब जो है वो हमने क्या करना है कि इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। तो हमने पता है कि ये दो लाइन जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब इनके पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे। अब पैरेलल वेक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन हमें दी गई है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो हम दोनों के जो है पैरेलल वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। अगर पैरेलल वेक्टर्स को निकाल सकते हैं तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो वो क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। अगर ये ये फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर मिल गया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन था उसके भी परपेंडिकुलर है, तो वही हमें वेक्टर फाइंड हो गया। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये था इसका प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे कि जो है ना इसका जो पैरेलल वेक्टर है और इसका पैरेलल वेक्टर, उसको उनका हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जो हमें एक नॉर्मल वेक्टर देगा। तो चलते हैं। अब हमें पता है कि जो होगा ना लाइन 1 फॉर लाइन L1, ठीक है, इसका जो पैरेलल वेक्टर V होगा ना वो क्या होगा, या V1 कह लें। तो V1 जो होगा वो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होंगे ना इसमें ये T वाली रकमें, ठीक है, इसमें क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी V1, ठीक है, यानी कि जो T का कोफिशिएंट होगा ना वो V1, यानी कि उस पैरेलल वेक्टर के I कंपोनेंट को जो है वो करेगा शो। तो T यानी कि ये 2 आ रहा है इसका कोफिशिएंट, तो इसका मतलब हमारा पहला जो है हमारे पास वो है V1 जो है हमारे पास 2 है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये इधर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है, यानी कि 3 और 4 हमारे पास 3 और 4 हमारे पास V1 V2 और V3। अच्छा, इसी तरह आप फॉर लाइन 2 L2 के लिए क्या है कि हमारे पास उधर था T, इधर है S, ठीक है ना, तो इधर S है, S को यूज़ किया उसने, T क्योंकि T उधर भी यूज़ हुआ है तो इधर भी वो तो कोई जो है वो कंसेप्ट ना बनता, इसलिए उसने T की जगह S यूज़ किया। मतलब क्या होगा कि अब हम S के कोफिशिएंट देखेंगे, ये 1 2 और -4, तो 1 2 और -4 लिख देंगे उधर, यानी कि V2 जो हमें मिला जो क्या है कि 1 2 और -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे V1 और V2 जो कि उन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो एक वेक्टर हासिल होता है जो कि उन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो IJK लिखेंगे, तो पहले V1 के डाल दो, वो क्या है 2 3 और 4 है। इसके बाद 1 2 और -4 है, तो इसको I कंपोनेंट I छोड़ दिया, इसका कॉलम रो इसकी छोड़ दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
-12 आ गया, इसमें से ये दोनों माइनस कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो ये -8 बन जाएगा। इसके बाद जे के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं, तो जे की कॉलम और रो छोड़ दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -8 बन रहा है और इसमें से माइनस करेंगे -4, ठीक है। इसके बाद प्लस के कंपोनेंट बन रहा है, तो के रो कॉलम छोड़ दिया तो ये 2 2 जार 4 और माइनस करेंगे, ये इसको 3 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास V1 क्रॉस V2 जो है हमारे पास क्या आ गया, ये -8 और माइनस क्या बन रहा है, -8 और -12, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 20 आई यूनिट वेक्टर, माइनस का 20 आई यूनिट वेक्टर, और इसके बाद ये बन रहा है 12, तो प्लस का 12 जे यूनिट वेक्टर, और अगर हम देखें ये तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये के यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, प्लस के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसको हम कह देंगे कि ये वो नॉर्मल वेक्टर है जो उस प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि हमें मिल क्या गया कि ए, ठीक है, ए बी और सी मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दोनों चीज़ें हमें मालूम है, एक तो वो पॉइंट मालूम है जिससे वो प्लेन गुजर रहा है, ठीक है, वो क्या है 1 2 3 है, और एक वो नॉर्मल वेक्टर मौजूद है जिस जो कि उस प्लेन के नॉर्मल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी नाउ हम जानते हैं क्या है कि a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होता है, और प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट होता है, और प्लस c इंटू जी माइनस जी नॉट विच इज़ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर हम डालेंगे ये -20, तो ये -20 डाल दिया, और x माइनस एक्स नॉट क्या था हमारे पास, वो p नॉट ऊपर लिखा हुआ है, वो है 1, ठीक है, 1 2 3 है, तो b की जगह हम डालेंगे 12 इंटू वाई माइनस वाई नॉट हमारे पास है 2, और प्लस c डालेंगे 1, और z माइनस जी नॉट जो हमारे पास 3 है इक्वल टू 0, तो ये -20x प्लस का 20 प्लस का 12y माइनस का 24 और प्लस का z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब सब्ट्रैक्ट इनको जस्ट आपने ऑर्गेनाइज करना है, तो ये माइनस का 20x और प्लस का 12y और प्लस का z, ठीक है। तो ये 20 और ये 24, ये माइनस का 4 बच गया, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 7 बच गया इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 20x प्लस का, तो या इस तरह कर लें आप जो है वो, चलो इस तरह 20x प्लस 12y प्लस z इज इक्वल टू, ये माइनस इधर माइनस का है तो उधर जाकर के बन जाएगा प्लस, तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा लेंथी है लेकिन वेरी सिंपल है, बस कंसेप्ट जो है आप में होना चाहिए, बाकी कोई जो है वो इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। जस्ट जो लाइंस दी गई हैं उनका आपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर वो उन दोनों लाइन से जो हमारे पास गिवन एक प्लेन बनता है, ठीक है, तो उसको आपने फाइंड करना है। तो ये थ्योरी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह दो लाइंस का इंटरसेक्शन एक प्लेन बनाता है, ठीक है। अगर वो प्लेन अब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डेफिनेटली उस पॉइंट पर मौजूद होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 को भी सिंपली इसी वे से आपने करना है। तो अब हम जानते हैं कि L1 क्या होगा हमारे पास, L1 होगा कि x इज इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू माइनस टी है प्लस 2 है और z इज इक्वल टू टी प्लस 1 है। इसके बाद x इज इक्वल टू 2s प्लस 2 है और y इज इक्वल टू s प्लस 3 है और z इज इक्वल टू 5s प्लस 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं दो लाइंस, ये L2 है, ये दो लाइंस गिवन है। अब हमने इनको यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो x कंपोनेंट को x के इक्वल रखेंगे,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू क्या है कि ये t है, विच इज इक्वल टू क्या है 2s प्लस 2, ठीक है। और y को y के इक्वल रखेंगे, y जो है वो क्या है कि माइनस टी प्लस 2 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू इसके y के कंपोनेंट के y s प्लस 3, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व, तो ये t जो है इधर ही रहेगा, ये 2s जो है इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 2s बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 2 सेम रहेगा तो ये 2 रहा। इसके बाद ये जो s है इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस टी बन जाएगा और माइनस एस बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ये जो 2 है इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे ऐड, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे t माइनस 2s इज इक्वल टू 2 है और माइनस टी माइनस एस इज इक्वल टू 1 है। तो सिंपली इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 3s बच जाएगा और ये प्लस का 3 बच जाएगा। तो s हमारे पास क्या आ गया, ये 3 से कैंसिल, तो ये 1 आएगा, तो 1 इधर आएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब हमने s फाइंड कर लिया तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अब t फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसी इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन या ये भी आप लिख लें कि पुट s इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो s ये माइनस टी है विच इज इक्वल टू, अब माइनस एस की जगह हम माइनस ही डालेंगे और इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 1 है। तो माइनस टी ये 1 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है। अब हमने s और t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में, या ये अब हम इसको यूज़ करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ किया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि दूसरी लाइन में s और t की s की वैल्यू रख दें तो वहाँ से x y z आ जाएगा, वही होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भी आप कर सकते हैं कि चलो उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, s और t की वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 ये थी कि 2s प्लस 2 था और y इज इक्वल टू s प्लस 3 था और z इज इक्वल टू 5s प्लस 6 था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि s और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है सिंपली। s की वैल्यू क्या है -1, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, x 0 आ गया। इसके बाद जो है y s जो हमारे पास है वो -1 है प्लस 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2। इसके बाद अगर आप देखें तो z इज इक्वल टू 5s है, तो s हमारे पास माइनस का 1 है तो ये माइनस का 5 प्लस का 6, तो इसका मतलब क्या हुआ z हमारे पास आ गया प्लस का 1, ठीक है। तो ये 1 डालेंगे 1, ओके हो गया। तो हमारे पास जो क्या हो गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, क्योंकि अब ये भी बात अगर आप दिखा दें बीच में से कि ये जो चीज़ थी ना, आप अगर हम जो है ये सेटिस्फाइड करवा दें, ठीक है, आप ये वाली बात इसको आप जो है वो पकड़ें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 1 वो क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 t माइनस 2s, यानी कि t माइनस 2s विच इज इक्वल टू है 2 है। तो t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू है 0 डाल दिया, -2 s की वैल्यू भी डाल दो, वो है -1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आया। इसका मतलब क्या है कि ये
हर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, द लाइंस इंटरसेक्ट व्हेन t इज इक्वल टू, t क्या होगा देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 होगा एंड s इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, x इज इक्वल टू है 0, y इज इक्वल टू है 2 और z इज इक्वल टू है 1। इसका मतलब हम वो पॉइंट P0, x0, y0 और z0 को हम क्या लिख सकते हैं, P0, इसको हम लिख सकते हैं 0, 2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास वो रिकॉर्ड क्या आ गया हमारे पास हमारे पास पॉइंट आ गया। जो अब क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पर प्लेन बनेगा डेफिनेटली, उस प्लेन पर ये पॉइंट वाकया। अब उस प्लेन, अब ये जो अब मैं फिर एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं एक प्लेन में पड़ी हैं जिसका हमें पॉइंट फाइंड कर लिया है, वो है 0 और 2 और 0, 2 और 1। ठीक है, ये इस प्लेन पर है। अब जो है ना यहाँ पर दो लाइंस पड़ी हैं, ये दो लाइंस हैं जिनकी हमें इक्वेशन दी गई है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर ये लाइंस पड़ी हैं तो डेफिनेटली इनके जो होंगे दो क्या होंगे, एक पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे। अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होगा। अगर ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब, क्योंकि ये प्लेन में मौजूद है, तो इसका मतलब जो प्लेन के जो लाइन के परपेंडिकुलर चीज़ होगी वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर चीज़ होगी। तो इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट था असल में देखने वाला। तो हम क्या करेंगे कि इन पैरामेट्रिक इक्वेशन में से इनके पैरेलल वेक्टर देखेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, इसका पैरेलल वेक्टर, तो t के कोफिशिएंट होंगे 1, -1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास v1 जो आएगा फ्रॉम लाइन 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1, -1 और 1, 1 -1 और 1, ये हमारे पास आ गया v1 कह दे, यानी कि v1 वेक्टर है। ठीक है, और या आप जो है वो कोई भी नाम दे सकते हैं, u दे दें। और L2 हमारे पास वेक्टर v इज इक्वल टू क्या है कि अब हम उसमें हम देखेंगे कोफिशिएंट किसके, डेफिनेटली s के कोफिशिएंट देखेंगे। वो हमारे पास है 2 और 1 और 5, 2, 1, 5, ये हमारे पास आ गया 2, 1 और 5। अब ये दो वेक्टर्स हमारे पास आ गए। डेफिनेटली हमने क्या करना है कि अगर हम इनका u क्रॉस v ले, ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एक नॉर्मल वेक्टर ही निकालेंगे जो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की यही तो बात है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ऐसा वेक्टर हम फाइंड करते हैं जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो सिंपली हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 1 और 2, 1, 5, तो इसको हमने i से एक्सपेंड किया, i का कॉलम रो छोड़ दी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये -5 आएगा, और माइनस उसमें से करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। इसके बाद j के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं, और j का कॉलम और रो छोड़ दी तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस का k यूनिट वेक्टर इज इक्वल k का कॉलम रो छोड़ दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस 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 2 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो i इज इक्वल टू -6 i यूनिट वेक्टर है, और ये 3 आ गया तो ये -3j यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3, तो प्लस का 3k यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वो ये जो नॉर्मल वेक्टर है जो
क्या है कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है। बाकी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम वी नाउ डैट अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है तो हम जानते हैं कि एक्स ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होता है, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट होता है, और प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह हम क्या करेंगे -4 और एक्स माइनस एक्स नॉट, जो हमें पॉइंट गिवन है तो पॉइंट में पी नॉट जो है वो 0 है तो इधर डाल देंगे 0, ठीक है। इसके बाद जो है बी के लिए हम करेंगे यूज -3 इंटू वाई माइनस वाई नॉट क्या गिवन है वो हमारे पास 2 है तो ये माइनस का 2 डाल देंगे। इसके बाद सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 3, यानी कि ये चीज़ है ना ए बी सी है तो सी 3 है तो जी माइनस जी नॉट हमारे पास है, जी नॉट हमारे पास है 1, ये 1 डाल दी इज इक्वल टू 0। सिंपली चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, -6x -3y और ये प्लस का 6, इसके बाद ये प्लस का करेंगे 3z, ठीक है, ये z है, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद ये -6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6x और -3y और प्लस 3z इज जो होगा, और प्लस का बचेगा 3 विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो सारी टर्में हैं उधर ले जाएं तो ये 6x प्लस 3y माइनस 3z बनेगा और विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज रिक्वायर्ड, जो कि उन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से प्लेन आया था, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं फिर जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो लाइंस दी गई हैं, सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उससे भी क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा, ठीक है। एक प्लेन बनेगा तो उस प्लेन, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस प्लेन पर वाक़या होगा। अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए हमें उन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो उस प्लेन के भी नॉर्मल होगा और उन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। तो उसको यूज़ करके हम उस जो प्लेन होगी उसकी हम ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और अक्सर ये वेरी इंपॉर्टेंट